अमेरिका या इसराइल में 2 महीने की तरबियत के बाद तुम्हें पाकिस्तान में पूरा इख्तियार दे दिया जाएगा। यकायक मेरे ज़हन में एक तेज झमाका हुआ और इसकी बातों का असल मफहूम मेरे सामने आ गया। रमेश और बद्री को भारत से मुस्तार लेकर निक मोडले ऐसी ही किसी तरबियत के लिए अमेरिका भेज रहा था। इसने बद्री की ब्रेन वॉशिंग के लिए उसके न्यूयॉर्क पहुंचने का इंतजार नहीं किया था। कराची में उसके साथ तौहीन और तज़हीक का रवैया इख्तियार करके उसे उसकी बेवकती का एहसास दिलाना शुरू कर दिया था, ताकि वो अंदर से टूट फूट कर खुद को महज निक का गुलाम समझने लगे। इसकी अना को पूरी तरह मसख करके कुचलने के बाद उसके जहन में वो लोग अपनी पसंदीदा अफकार और नजरियात जागुज़ी कराते और 8-10 हफ्तों बाद जब वो एक नए वजूद में ढल जाता तो उसे पूरे एहतराम से पाकिस्तान भेज दिया जाता, जहां इनके गहरे मफादात थे। निक मोडले ने बद्रीनाथ और रमेश अग्रवाल को ताका था। आइजक बेल मिन्नो अन वही पेशकश मुझे कर रहा था। पता नहीं इन्हें एक मुल्क के लिए कितने तरबियत याफ्ता दिमागों की जरूरत पेश आ गई थी। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं इसको बद्री या रमेश का कोई हवाला नहीं दे सकता था। मैंने सर्द और संजीदा लहजा में कहा, मेरी तरबियत लेने की उम्र गुजर चुकी है। मेरा तजर्बा ही मेरी तरबियत है। मैं तुमको बता चुका हूं कि मैं ही रहना चाहता हूं। ये मेरा ऑफर है। जरूरी नहीं कि तुम इसी वक्त जवाब दे दो। मेरा फोन नंबर तुम्हें किसी तरह मिल चुका है। मेरी ऑफर पर खूब गौर करो और जब रजामंद हो जाओ तो इस नंबर पर मुझे बता देना। रजामंद होने के बाद क्या मैं तुम्हारी इन सब बातों को भूल जाऊं जो तुम पहले करते रहे हो? मैंने थोड़ा सा पैंतरा बदल कर पूछा। कौन सी बातें? रिसीवर में उसकी हल्की सी तहय्युरज़दा आवाज उभरी। वही तुम्हारी पिछली धमकियां। तुम मुझसे और मेरे वतन से रास अलमेडा के खून का भयानक इंतकाम लेने की कसम खाए बैठे हो। यौमुल सब्त पर तुम कोट अदू के थर्मल बिजली घर को तबाह नहीं करवा सके, लेकिन तुमने अपनी ताकत का अलामती मुजाहिरा करते हुए वहां धमाका करवा दिया था। भूल जाओ, इन सब बातों को भूल जाओ। बेसब्री से उसने मेरी बात काट दी। हम माजी को दफन करके नए सफर पर निकलेंगे। दुश्मन को मार डालना दुनिया का सबसे आसान और हैवानी काम है। दुश्मन को अपना दोस्त बनाना मुश्किल तरीन काम है और मैं मुश्किल पसंद हूँ। वो भी तुम्हारी बातें थी, ये भी तुम्हारी बातें हैं। मैं किन पर एतबार करूँ? तुम परागंदगी का शिकार हो रहे हो। माजी को भूल जाओ, आज और सिर्फ आज की बात करो। आगे की सोचो। मैं आगे की ही सोच रहा हूँ। दिन गुजर गया तो आज की बातें में माजी का हिस्सा बन जाएगी। इसराइल या अमेरिका में मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकूंगा? क्या मैं ये न समझूं कि लड़कर मुझे जेर करने में नाकाम रहने के बाद तुम मुफाहमत और बेहिसाब रायतों का लालच देकर मुझे अपने पिंजरे में घेरना चाह रहे हो, ताकि मेरी बोटियां उधेड़ कर अपने पिछले जख्मों का कर्ज बेबा कर सको? ये तुम्हारे मंतकी अंदेशे हैं। जब कोई बहुत बड़ा दुश्मन अचानक मेहरबान होने लगे तो यकीन नहीं आता। जिन में ऐसे ही वसवसे आते हैं। इसकी आवाज मुफाहमाना हो गई। मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूं कि मेरा दिल साफ है। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम भी मुझ पर एतबार करो। इस वक्त हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, बराबरी से बात कर रहे हैं। मैंने तुम्हारी तजवीज मान ली तो मैं अपना मकाम खो बैठूंगा। उसी लम्हे तुम मेरे बास और मैं तुम्हारा महतहत हो जाऊंगा। इसके बाद हम कभी बराबरी से गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। जो तुम चाहोगे मुझे वही करना पड़ेगा। मेरी नकेल हाथ में आ जाने के बाद तुम मुझे जहन्नुम में भी ले जा सकते हो। मैं नेक नीयत हूं। मेरा अमल ही तुम्हारे इस खौफ को जाहिल कर सकेगा। इससे पहले तुम्हें अपनी नेक नीयति का कोई सबूत देना होगा। इसी सूरत में मैं तुम्हारे दिए हुए ऑफर्स पर संजीदगी से गौर कर सकूंगा। मैंने कहा, तुम खुद बताओ कि मैं ये सबूत किस तरह दे सकता हूँ। मैं इस पर अमल करूंगा। कराची में अपने किसी अहम आदमी के बारे में बताओ। मैं उसे मिलकर लौट आया तो तुम पर एतबार कर लूंगा। तुम्हारे मन में कोई खोट हुआ और तुमने उसे मार डाला तो क्या होगा? उसने बेसाख्ता पूछा। मैं हंस पड़ा। तुम बालादस्त होते हुए वसवसों में पड़ रहे हो और मुझे इनसे दूर रहने की तलकीन कर रहे हो। मैं रजामंद होकर अपनी जिंदगी दाव पर लगाऊंगा। तुम अपने एक आदमी की जिंदगी का खतरा मोल लेने से डर रहे हो। इस तरह कभी भी बात नहीं बन सकेगी। वो एकदम जैसे चौंक कर बोला। मेरी नेक नीति के सबूत के तौर पर तुम अपने आदमी की रिहाई का मुतालबा पेश करने की तैयारी तो नहीं कर रहे? मेरा दिल कन पट्टियों में थिरकने लगा। आखिरकार बात अचानक इस मोड़ पर आ गई थी। उसके लहजे में कुछ ऐसा ही मकाराना तजस्सुस पोशीदा था कि मैंने सुल्तान शाह की आज़ादी का मुतालबा करने की शदीद तरीन ख्वाहिश का गला घोंट कर सरसरी अंदाज में कहा, अगर मेरा कोई कैदी तुम्हारे कब्जे में है तो उसे रिहा करके भी तुम अपनी नेक नीति का सबूत दे सकते हो। इतने भोले और मासूम न बनो। उसकी आवाज में तलखी का उनसर बढ़ गया। इस कैदी के लिए तुमने मुझसे राब्ता किया है, मगर कान खोल कर सुन लो कि तुम्हारी अमली रजामंदी से पहले वो सूरज की रोशनी नहीं देख सकेगा। सुल्तान शाह के बारे में उसने खुलकर अपने अज़ाइम का इजहार कर दिया। मुझे इत्मीनान हुआ कि मैंने उससे कोई मुतालबा न करके अपना भरम रख लिया था। यह तय हो चुका था कि सुल्तान शाह पर इसी मरदूद के हरकारों ने हाथ डाला था और वो इनकी कैद में जिंदा था। मैंने उसी भरम के सहारे बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम कि तुम किस कैदी की बात कर रहे हो। मेरा हर अहम आदमी मेरे राब्ते में है।
अगर तुमने धोखे में किसी बेगुनाह की गर्दन में फंदा डाल दिया है तो मैं इस बेचारे की मगफिरत की उम्मीद कर सकता हूँ। मेरे आदमी इतने अहमक नहीं हो सकते। उन्होंने तुम्हारे उसी फ्लैट से तुम्हारे एक साथी को उठाया है जहाँ का फोन नंबर मेरे पास मौजूद है। तुम झूठे हो, तुम्हें सब मालूम है। मैंने हल्का सा कहकर लगा और कहा, तुम बिला वजह चिराग पाओ रहे हो। ये भी भूल बैठे हो कि अभी तुमने मुझे एक ऑफर दिया था। मेरी बात का यकीन करो कि मैंने एक हफ्ते से उस फ्लैट की शक्ल नहीं देखी। वहां बस एक मस्कीन सा खानसामा रह रहा है जो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं अपने आदमियों की चमड़ी गिरा दूंगा। चाहे तुम्हारे आदमी मेरी तलाश में वहां गए होंगे और जो नजर आया उसे डैनी समझकर उठा लाए। मुफाहमत की फिजा खत्म हो गई थी। मैंने इस्तजाया लहजा इख्तियार कर लिया। इन्हें मालूम है कि वो डैनी नहीं, उसका कोई साथी है जो पूरे फ्लैट पर काबिज था। खानसामा से पूछताछ करो, मेरा बयान सच निकले तो उसे फौरन रिहा कर दो। मेरी तलाश में वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा, ना मैं उसे बचाने के लिए खुद को तुम्हारी गुलामी में दे दूंगा। इसका फैसला अमेरिका ही में होगा। आइजक बेल के उस सर्द और सफाकाना अल्फाज पर मैं दहल गया। पाकिस्तान मुजरमों और तुम जैसे दहशतगर्दों की जन्नत है। वो एक ताबूत में डालकर यहाँ लाया जा रहा है। यहाँ उससे करीब बाज पुरुष होगी। मशीन उसका हर झूठ पकड़ लेगी। वो बेगुनाह हुआ तो छूट जाएगा। फिजा में रची हुई सर्दी के बावजूद मेरी हथेलियां पसीने में भीगने लगीं। इस बार सुल्तान शाह बहुत खतरनाक चुंगल में फंसा था। मेरे रोकने से वो अपने फैसलों पर अमल दरामद रोकने वाला नहीं था। इतना ही काफी था कि मुझे सुल्तान शाह के बारे में मुसद्दिका मालूमात मिल गई थी। मैंने उससे अपनी जज्बाती लाताल्लुकी का तासुर रासिक करके दिल पर पत्थर रखकर जवाब दिया, तुम उसे छोड़ दो या किसी मशीन में पीस डालो, ये तुम्हारी मर्जी होगी। ये अच्छा हुआ कि मुझे उसके अंजाम का पता चल गया। मैं उसके घर वालों की अश्कशोई के लिए कुछ रकम दे दूंगा। मेरी पेशकश अब भी बरकरार है। इसमें यह इजाफा हो चुका कि तुम्हारे रजामंद होने पर तुम्हारे आदमी को भी रिहा कर दिया जाएगा। वो मेरा आदमी नहीं है। तुम्हारी तल्ख व तुरश बातों के बाद अब तुम पर भरोसा करने की गुंजाइश नहीं रही है। तुम कैसे मुनाफिक हो कि एक तरफ मेरी तलाश में अपने आदमी जुड़ाए हुए हैं और दूसरी तरफ मुझे मिल बैठने की सुनहरी पेशकश कर रहे हो। तुम हरगिज़ एतबार के काबिल नहीं हो। तुमने इस वक्त फोन किया है, मेरे आदमी एक हफ्ते पहले तुम्हारी तलाश में निकले थे। इसमें मेरी मुनाफिकत कहाँ से आ गई? वैसे भी किसी महाज पर कमांडर अमन मुज़ाकरात करते हैं तो फौजें फायर बंदी नहीं कर लेती। जंग में और ज्यादा तेजी आ जाती है। हर फरीक की सरतोड़ कोशिश होती है कि जंग बंदी का मुआहदा होने से पहले ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करके अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली। तुम्हारी ये फलसफे तुम ही को मुबारक हो। मैं तुम्हारी बातों पर एतबार नहीं कर सकता। ख्वाहिश के बावजूद मैंने उसके लिए सख्त और तौहीन अमेज कलमात इस्तेमाल नहीं किए। सुल्तान शाह के उसी के कब्जे में होने की तस्दीक के बाद उसे मेरे ऊपर नफ्सियाती बर्तरी हासिल हो चुकी थी। उसने कहा तो फिर मैं कैदी को किस उम्मीद पर जिंदा रखूं? उसका मार दिया जाना ही बेहतर होगा। इसका अंजाम तुम्हारी स्वाबदीद पर है। मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने दिल पर जबर करके जवाब दिया। इसीलिए मैं लाइन पर हल्की सी कोई आवाज उभरी। मुझे शुबा हुआ कि मेरी कॉल का मंबा ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। मैंने फुर्ती से सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैंने इब्तिदा ही से उसे यह तासुर दिया था कि मैं कराची से इससे बात कर रहा था। अगर उसे यह इल्म हो जाता कि कॉल कराची के बजाय लंदन से की जा रही है और मैं बदरी के साथ लंदन में मौजूद हूं तो हालात एक खतरनाक करवट ले सकते थे। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। करीब तरीन साया भी हमसे खासे फासले पर था। हम टेलीफोन बूथ ही में रुक कर बारिश थमने या हल्की होने का इंतजार करने लगे। सुल्तान शाह के बारे में वो क्या कह रहा था? वीरा ने वहीं अपनी जिरा का आगाज कर दिया। इसे आइजक बेल के आदमियों ने ही अगवा किया है और अब उसे एक ताबूत में शायद मुर्दा जाहिर करके अमेरिका पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैंने उदास लहजा में कहा, यह इसराइल और यहूदी दहशतगर्दों का मखसूस तरीका वारदात है। वो दुनिया के किसी भी मुल्क में चोरी छुपे वारिद होते हैं और अपने मतलूबा मुलजिम को अगवा करके गैर कानूनी तरीके से अपनी सरजमीन पर पहुंचा देते हैं। ये बहुत हिंदुनाक खबर है। पता नहीं कराची में क्या हो रहा है। अब सारा दारोमदार अव्वल खान और उसकी STF पर है। मैंने सोचते हुए कहा, इन लोगों को गैर कानूनी तरीके से निकलना होता तो इन्हें ताबूत की कोई जरूरत नहीं थी। लांच वगैरह के जरिए वो कराची से फरार होकर कुर्बजवार के किसी अमरीकी बहरी अड्डे या बेड़े तक पहुंच सकते थे। ताबूत का मतलब है कि कराची से वो फिजाई सफर करेंगे ताकि जल्द से जल्द अमेरिका पहुंच सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट की लाजमी जरूरत की वजह से रमेश की लाश को यहां से निकाल ले जाने का इरादा मंसूख कर दिया गया था। क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है? जरूर होगा, मगर मैं इसकी फनी बारीकियों से बेखबर हूं। मैंने एतराफ किया। फिर वो एक जिंदा आदमी के ताबूत का कानूनी जवाज कहां से लाएंगे? मेरा जहन उलझ गया। वीरा का एतराज बहुत माकूल था। लाश के कागजात के बगैर कोई भी एयरलाइन एक मुश्तबा ताबूत कबूल करके खतरा मोल नहीं ले सकती थी, और अगर वो चोरों की तरह निकलना चाह रहे थे तो लंबे चौड़े ताबूत के सिरे से कोई जरूरत ही नहीं थी। हो सकता है कि आइजक वेल ने तुम पर दबाव डालने के लिए उलझाव देने वाली ड्रामाई बातें की हो। वो रास अलमेडा का जानशी है और तुमसे बात कर रहा था। जरूरी नहीं कि वो शुरू से आखिर तक सच ही बोलता रहो। हमें उसकी बातों पर ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं।
आइजक बेल से बात करते हुए रिसीवर में उसकी आवाज इतनी वाज़ेह और तेज आ रही थी कि वीरा ने अपना कान रिसीवर के करीब लाकर पूरी बातें सुनी थी। इस वजह से मुझे उसको ज्यादा बताना नहीं पड़ा था। तुमने अव्वल खान को ठट्ठा दौड़ाया हुआ है, वरना वक्त बर्बाद करने के बजाय इसी वक्त उससे बात की जा सकती थी। थोड़ी देर बाद वीरा ने मुतासफाना लहजे में कहा, हो सकता है कि वो लौट आया हो। मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डालकर कहा, मैं अभी देख लेता हूँ, अब उसे बहुत तेजी से काम करना होगा। मैंने बूथ के शीशे में से बाहर नजर डाली। बारिश बदस्तूर तेज थी, मगर कारोबार जिंदगी कदर सुस्त रफ्तारी के साथ बदस्तूर जारी था। मैंने होटल के काउंटर से नया फोन कार्ड खरीद लिया था। पुराने कार्ड से नंबर मिलाने पर यह सुनकर मुझे खुशी हुई कि अव्वल खान इसी वक्त लौटा था और बाथरूम में था। मैं लाइन होल्ड की रहा। स्क्रीन पर यूनिट घटते घटते कार्ड बदलने की वार्निंग बिप के साथ 0 नमूदार हुआ। मैंने कार्ड तब्दील नहीं किया, लाइन मुनक़ता होगी। मैं नकारा कार्ड 24 डेस्क पर डालकर नए कार्ड की मदद से दोबारा अव्वल खान के दफ्तर का नंबर मिला तो मौजूद था। मेरी आवाज सुनते ही वो पुरजोश आवाज में अपनी कहानी सुनाने लगा। तुमने सही ठिकाने की निशानदही की थी। अब से 6 घंटे पहले तक सुल्तान शाह अपने अगवा को लगान समेत खेतों के पीछे वीराने में बने हुए करीम मलाह के औताक में मौजूद था। फिर दोनों गोरे अपने ट्रांसमीटर पर किसी से बात करने के बाद सुल्तान शाह को लेकर अपनी लैंड रोवर में किसी नामालूम मकाम की तरफ चले गए। गोरों का साथ किसने दिया था? मैंने कहरबार लहजे में सवाल किया। जुमन और करीम मलाह ने एतराफ करने के साथ जाली वर्दियां भी हमारे हवाले कर दी। इनकी खालें उधर डालो, ये इन दोनों का फन है। वो पुलिस का कभी मुकाबला नहीं करते, ले देकर काम चलाते हैं, रंगे हाथों धर लिए जाएं तो हर जुर्म तस्लीम कर लेते हैं। इन्होंने तुम्हारे साथ भी यही चाल चली है। दोनों गद्दार और नमक हराम है। इन्हें छठी का दूध याद आ जाना चाहिए। मैंने औताक से उठा लाया हूं। वो कसमें खा रहे हैं कि इन्हें गोरों की नई मंजिल के बारे में कुछ मालूम नहीं। वो गोरे जिस होटल में ठहरे हुए थे वहां से जा चुके हैं। अगर वो कसमें खा रहे हैं तो फिर वो लाइल्म हो गए। ये तस्दीक हो गई है कि वो गोरे आइजक बेल के आदमी हैं। थोड़ी देर पहले मेरी उससे बात हुई थी, वही हुआ जिसका डर था। वो मेरी बात काट कर बोल पड़ा, अब जुमन और करीम की खैर नहीं। वो दोनों साथ न देते तो गैर मुल्कियों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद तुम्हारे फ्लैट का रुख करते। इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि सुल्तान शाह को यहाँ रुकने के बजाय अमेरिका ले जाया जा रहा है ताकि हमारी तरफ से मुदाखलत का कोई खतरा बाकी न रहे। इस खबर का जरिया क्या है? ये सब बातें आइजक बेल से हुई हैं। वो लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। इस वक्त सुल्तान शाह का रोका जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बार वो इसे यहाँ से निकाल कर ले गए तो हमें इसको छुड़ाने में दांतों पसीना आ जाएगा। मैं इमिग्रेशन हुकाम को हदायत जारी करा देता हूँ। गजाला से सुल्तान शाह की तस्वीरें मिल जाएंगी। वो इसे किसी भी नाम से सफर पर नहीं ले जा सकेंगे। वो इसे ताबूत में बंद करके ले जाने का इरादा रखते हैं। मैंने कहा, ताबूत? उसकी तायुर ज़दा आवाज हल्की सी चीख से मुशाबा थी। जिंदा आदमी का ताबूत? उसने मुझे यही बताया है। बातें बहुत उलझी हुई हैं, मगर उनसे ही कोई राह मिल सकती है। तुम एक नामुमकिन सी बात बता रहे हो। कानूनी दस्तावेजात अगर घपले के जरिए बनवा भी ली जाएं तो ताबूत जहाज पर ले जाने से कबल डॉक्टर तस्दीक करता है कि ताबूत में सिर्फ लाश है और वो भी उसी शख्स की है जिसकी तमाम दस्तावेजात चबा कराई गई हैं। पाकिस्तान में अब इतना भी अंधेर नहीं है। कम अज कम ताबूत के जरिए वो सुल्तान शाह को यहां से नहीं ले जा सकेंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं तुम्हें सिर्फ मालूमात फराहम कर सकता हूँ, फैसला तुम खुद करोगे। ये मेरी ताज़ा तरीन मालूमात का निचोड़ है जो मैंने तुम तक पहुंचा दिया। इससे गायब हुए 40 घंटे पूरे होने वाले हैं। अगर 6 घंटे पहले तक वो ठट्ठा में मौजूद था तो अब तक ले जाया जा चुका होगा या सफर की आखिरी तैयारियां हो रही होंगी। आज का दिन बहुत अहम है। ये गुजर गया तो फिर हमें अमेरिका ही में उसे तलाश करना पड़ेगा। दिन की बात तुम अपने हिसाब से कर रहे हो, यहाँ दिन गुजर चुका है। शाम के 7 बजने वाले हैं। हो सकता है कि वो रात के अंधेरे से फायदा उठाने की फिक्र में हो। अब मैं फोन बंद कर रहा हूं ताकि तुम इन इतलात पर अच्छी तरह गौर करके किसी नतीजे पर पहुंच सको। जो इम्कान ज़हन में आए इस पर अमल कर गुजरना, क्योंकि अब सारी अहमियत सिर्फ वक्त की है। गुड, मैं इसे भी देखता हूँ। इसका वो पुरजोश लहजा खुद कलामी कैसा था। फौरन ही वो तेज आवाज में बोला, अभी अभी मुझे एक और बात याद आई है। सोराबकोट से आगे हेलीकॉप्टर के हादसे में मरने वाले कुछ अमरीकी कमांडोज की लाशें ज़ाब्तों की तकमील के लिए अभी तक कराची के मुर्दा घरों में थी। इन्हें ले जाने के लिए अमेरिका का एक बड़ा माल बरदार त्यारा कल या परसों कराची आया। मैं देखता हूँ कि इसकी रवानगी का क्या शेड्यूल है। वो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हो सकता है कि इन असली ताबूतों के साथ ही वो सुल्तान शाह का जाली ताबूत भी निकाल ले जाने की कोशिश करें। अव्वल खान की वो आखिरी बात बहुत ज्यादा करीने कयास थी। मैंने कहा, बस यही सबसे मजबूत और महफूज रास्ता है। सारी तवज्जो उसी पर मरकूज कर दो। वो ट्रांसपोर्ट त्यारा किसी फौजी एयरपोर्ट पर है या कराची एयरपोर्ट पर उतारा गया है, मुझे तफसील का बिल्कुल इल्म नहीं। मैंने कहीं ये जिक्र सुना था। मैं फौरन काम शुरू कर रहा हूँ, खुदा हाफिज। ये कहकर उसने उजलत में फोन बंद कर दिया।
उम्मीद और नाउमीदी के समंदर में बार बार डूबने और उभरने के बाद आखिरकार रोशनी की एक किरण नजर आ ही गई थी। अगर सुल्तान शाह के सितारे यावर थे तो उसे पाकिस्तान की सरजमीन पर रोकने का बंदोबस्त हो चुका था। बाहर होने वाली बरसात थम चुकी थी। मैं बूथ का दरवाजा खोलकर वीरा के साथ बाहर आ गया। अव्वल खान क्या कह रहा था? बूथ से बाहर निकलते वीरा ने मुतजस्सिसाना लहजा में पूछा। मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा और कदरे गुस्सीली आवाज में कहा, माउथ पीस पर आने वाली आवाज काफी तेज थी। तुमने फोन पर होने वाली गुफ्तगू सुन ली होगी। लाशों की बैनुल अक़वामी मुंतकिली के लिए पाकिस्तान में भी वही कानून है जो बरतानिया में नाफिज है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि सुल्तान शाह को बेहोश करके किसी ताबूत में बंद कर दें और उसे पाकिस्तान से निकाल ले जाएं? वीरा ने मेरे लहजे पर कोई एतराज किए बगैर फिक्रमंदाना लहजे में कहा, आदमी जुर्म के इर्तिकाब पर कमरबस्ता हो जाए तो किसी न किसी हीले बहाने से अपने मंसूबे पर अमल कर गुजरता है। यह दीगर बात है कि वक्त गुजरने के साथ उसका मंसूबे की कमजोरियां जाहिर होती चली जाती हैं और मकाफाती अमल के कानून के तहत वो कहीं न कहीं गिरफ्त में आ जाता है। वीरा ने मेरी बात उचक ली, मगर यहाँ तो सारी अहमियत ही वक्त की है। ये वक्त गुजर गया और वो लोग सुल्तान शाह को कराची से निकाल ले जाने में कामयाब हो गए तो अमेरिका के सरजमीन पर मकाफाती अमल का कानून उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। वहां ले जाने के बाद वो इसका हुलिया बिगाड़ देंगे। वीरा की हुलिया बिगाड़ने वाली बात पर मुझे ख्याल आया कि इन लोगों के लिए सुल्तान शाह की जरा भी अहमियत नहीं थी। इन्होंने उसे अगवा करने में कामयाबी हासिल कर ही ली थी तो वो इसके जरिए सिर्फ और सिर्फ मेरा खोज निकालना चाहते थे। वो इस ताज़ा अलमिया का तारीक तरीन पहलू था। वक्ती ज़रूरियात और मसलहतों के तहत मैं सुल्तान शाह और गजाला को कराची में छोड़कर एक तवील और ख़तरनाक सफ़र पर ज़रूर निकल खड़ा हुआ था, मगर ऐसा भी नहीं था कि वो दोनों सूरत हाल की नज़ाकत से बेखबर रही हों। इन दोनों को इस मुहिम में दरपेश खतरात का मुकम्मल तरीन अदराक था। सुल्तान शाह होशो हवास के आलम में भूल कर भी ऐसा कोई लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से अदा नहीं कर सकता था जिसका खुमियाजा मुझे भुगतना पड़ता। उसे अगवा करने वाले मेरे मुतलाशी थे और वो मेरी निशानदेही से गुरेजा होता तो इसका नतीजा सिर्फ एक ही निकल सकता था कि सुल्तान शाह अपने आसाब की मुकम्मल शिकस्त और रेख तक अपने अगवा कुनिंदागान के बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनता रहता और जब वो टूट फूट कर बिखर जाता तो सच बोलने पर मजबूर हो जाता। इसे अगवा करने वालों को उससे कोई प्रकाश नहीं थी। वो इसके जरिए मेरा सुराग लगाने के ख्वाहां थे। उनके अज़ाइम की तकमील के लिए सुल्तान शाह का जिंदा रहना और बेबसी की आखिरी हदूद तक पहुंचना अज बस से जरूरी था। अंदर से मुझे एक इत्मीनान सा था कि जो लोग उसे जिंदा रखकर एक ताबूत के जरिए पाकिस्तान से निकाल ले जाने की कोशिशों में मसरूफ थे उसे मतलूबा मालूमात की फराहमी तक हला करने की हमाकत नहीं कर सकते थे। वो पाकिस्तान में रहता या वहां से निकाल लिया जाता, दोनों सूरतों में उसकी जिंदगी को कोई फौरी खतरा लाहक नहीं हो सकता था और मेरे लिए उम्मीद की वही अकलौती किरण थी। वो सुल्तान शाह के साथ जो सलूक चाहे कर लें लेकिन वो कोई बात नहीं उगलेगा। मैंने वीरा की बात सुनकर पूरा एतमाद लहजे में कहा, वो आहिनी आसाब का मालिक है, मैं उसे तुमसे ज्यादा जानती हूँ। वीरा ने गहरी संजीदगी से कहा, तशद्दुद और मारधाड़ के मुकाबले में शायद वो चट्टान साबित हो, मगर सिन्फ़े नाजुक के मुकाबले में वो बुरी तरह बिखर कर रह जाता है। यह तुम्हारा ज़ाती तजर्बा है। मैंने उसकी बात काट कर कहा, और इस कदर ज़ाती है कि सुल्तान शाह के अगवा कुनिंदागान को उसकी भनक भी मिल नहीं सकती। कौन सोचेगा कि कैदी की जुबान खुलवाने के लिए टार्चर के बजाय औरत की मुनाफकत ज्यादा कारगर रहेगी। मुनाफकत? वीरा एकदम भड़क गई। तुम्हारी दानिश में औरत बस मुनाफकत ही कर सकती है? क्या तुम उस फेल के लिए शफकत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? अगर इस फेल के मतलूबा लवाज़म मेरी नज़रों में ना होते तो मैं मुनाफकत के बजाय शफकत ही नहीं मोहब्बत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लेता। अगर तुम पूरी बात पर गौर करो तो तुम्हें यह पूरा फेल ही बदफेली महसूस होगा और तुम अपना सर पीटने पर मजबूर हो जाओगी। तुम्हारे अल्फाज और लहजे की ताजगी से महसूस हो रहा है कि तुमने सुल्तान शाह के अगवा को मामूल का एक वाक़या समझ लिया है। उसने जहरीले लहजा में कहा, तुम जलकर जो चाहो कह सकती हो, मगर इस हादसे की अहमियत को कम नहीं कर सकती। सुल्तान शाह मुझे तुमसे ज्यादा अजीज है और मैं इसके लिए फिक्रमंद हूं, यानी तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। उसने आंखें निकाल कर तेजी से कहा, सिर्फ सुल्तान शाह ही तुम्हारा मंजूर नजर चाहता है? मैं बेबसी से हंस पड़ा। तुम बहुत अजीब और पेचदार मिजाज की मालिक हो। लम्हा भर पहले उसके लिए मरी जा रही थी और मवाजने का शुबा होती तुम्हारा दिमाग पटड़ी से उतर गया। मैं ये कह रहा था कि सुल्तान शाह जितना तुम्हारा चाहता है उससे कहीं ज्यादा वो मुझे अजीज है। मैंने उसे तुम्हारे ऊपर फोकियत नहीं दी थी। मुझे ऐसी गोल मोल बातें मत किया करो जिनके दो मानी निकलते हो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हारी तरह अहले जुबान नहीं हूँ जो इन बारीकियों को समझ सकूं। वो बला की मकार थी। उर्दू बोलने और समझने के मामले में वो बड़े बड़ों के कान कतरती थी, लेकिन उसकी कज फहमी का मसला सामने आया तो निदामत के इजहार के बजाय उसने झट से एक नुक्ते की आड़ ले ली। मैं उसे कोई तल्ख जवाब देता तो बहस तूल पकड़ जाती, जबकि इस वक्त मैं किसी बहस के मूड में नहीं था। मेरे जहन में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सुल्तान शाह की फिक्र सवार थी। मुझे यकीन था कि उसे अगवा करके ले जाने वाले मुझ तक पहुंचने से पहले उसे हलाक नहीं करेंगे, लेकिन इंसान के लिए जिंदगी ही सब कुछ नहीं।
जिंदगी के साथ सेहत, आफियत और जिस्मानी सलामती भी ज़रूरी होती है। इनके तशद्दुद के नतीजे में वो उम्र भर की किसी माजूरी से भी दो चार हो सकता था।